So today we are going to start with chapter 14, Salam. Okay. Salam is basically where one seller is going to sell his produce before it has been grown, it has been completely produced, और इसकी डिलीवरी वो फ्यूचर डेट के पर देगा. ठीक है. इसकी परमिशन इसलिए दी गई थी होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, बिकॉज एक फार्मर जो है वो एक पूरा साल, यूजुअली कई क्रॉप्स के लिए पूरा साल या कई महीने एटलीस्ट एक क्रॉप के ऊपर वो स्पेंड कर रहा होता है. उसके ऊपर उसने स्पेंडिंग भी करनी है, उसने अपने घर का खर्चा भी चलाना है. और अगेन आजकल के दौर में जैसे है कि अब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी कॉस्ट उसको इनकर कर, पानी के लिए इवन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. तो क्योंकि टुवर्ड्स द एंड जब क्रॉप आने वाली होती है तो यूजुअली फार्मर के पास बहुत कम पैसे बचते हैं या बिल्कुल नहीं बचते, तो उस वक्त उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए ये परमिशन दी गई कि ठीक है, आप अपनी क्रॉप को एडवांस में सेल कर सकते हैं. डिलीवरी तब होगी जब वो उग जाएगी, जब वो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो आप पहले उससे रिलेटेड डील कर सकते हैं कि मैं अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कि मैं अपने खेत की ही क्रॉप आपको दूंगा. आप सिर्फ ये इसकी क्वालिटी स्पेसिफाई करते थे कि लेट्स सपोज अगर वो वीट उगा रहा है तो जो भी वीट की क्वालिटी है वो क्वालिटी स्पेसिफाई करेगा कि इस क्वालिटी की इतनी वीट मैं इस डेट को आपको सप्लाई करूंगा. तो ये चीज़ें इसके अंदर स्पेसिफाइड होनी चाहिए. कौन सी क्वालिटी की चीज़ है, कौन सी चीज़ है और किस क्वालिटी की है. पहली चीज़ उसकी स्पेसिफिकेशन, जो भी उस स्पेसिफिक चीज़ हो आइडेंटिफाई हो जाएगी. नेक्स्ट उसको किस प्राइस के पर ट्रांजैक्शन की जा रही है, और थर्डली किस डेट को डिलीवरी होगी. फोर्थ सलम के अंदर के जो कमोडिटी है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आज हो जानी चाहिए. पेमेंट डिले नहीं होगी, क्योंकि फार्मर को फायदा तभी है ना जब आज वो उस पैसे को यूज कर सके. हाँ, इसके अंदर अब प्राइस क्या तय होगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. प्राइस कोई भी तय हो सकती है आपस में दोनों के दरमियान, क्योंकि जब क्रॉप आने वाली है तब इस वक्त क्या प्राइस है, फ्यूचर में क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो आपस में प्राइस तय कर सकते हैं. ठीक है. तो अगेन कमोडिटी के बारे में है एक जो लास्ट कंडीशन, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मेजर कंडीशन है उसमें से कि कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो मार्केट से परचेज करके दी जा सके. ऐसी कमोडिटी जो कि यूनिक है, वैसी दोबारा कहीं से नहीं मिल सकती या वही चीज नहीं दी जा सकती, उसके ऊपर सलम नहीं हो सकता. ठीक है. यूनिक चीजों के ऊपर सलम नहीं होता. जैसे कि जेमस्टोन्स, अब अगर मैं डायमंड के ऊपर सलम करना चाहूं, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैं एक डायमंड को दूसरे डायमंड से रिप्लेस नहीं कर सकता कभी. जो उसकी क्लैरिटी है, जो उसका कट है, जो भी उसके अंदर ब्लेमिशेस हैं, जो उसके कलर की क्लैरिटी है, आप हर किसी डायमंड को देखेंगे उसमें जो अगर कार्ड होता है साथ में तो उसमें पूरी डिटेल होती है कि ये इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का, इसके अंदर ये ब्लेमिश है, इस तरह से इसकी करेक्शन हुई हुई है और इस वेट का है. स्पेसिफिक वैसा ही डायमंड दूसरा ढूंढ के देना बहुत मुश्किल है. हो सकता है मिल जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हर डायमंड नेचुरली अगर होता है तो वो डिफरेंट होता है. हर रूबी, कोई भी एमरल्ड, जितने भी स्टोन्स हैं, ये इस तरह की चीज जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता विद द सेम क्वालिटी की दूसरी चीज. ठीक है. तो उन चीजों के ऊपर सलम नहीं कर सकते. और इसी में ये कंडीशन भी है कि कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए. अब इसमें दो बातें आ जाती हैं. कुछ उलेमा का कहना यह है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर उस वक्त अवेलेबल हो जिस वक्त आपने उसका सलम को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने 3 महीने बाद का सलम किया है, तो 3 महीने बाद वो प्रोडक्ट, वो चीज मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल सीजन आने वाला है तो वीट 3 महीने बाद आने वाली है, तो ठीक है 3 महीने बाद तो उसका सलम हो सकता है. सलम की जो ड्यूरेशन है उसमें ये कंडीशन मस्ट है कि वो कम अज कम इतनी ड्यूरेशन का जरूर हो जिसके बाद वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो. ठीक है. सिमिलरली अगर इस केस के अंदर कुछ उलमा का इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि वो कमोडिटी अब से लेकर उस डेट तक, जिस डेट तक का सलम हुआ हुआ है, तब तक मार्केट में अवेलेबल हो. सबका नहीं है इसके ऊपर कंसेंसस, लेकिन कुछ उलमा का कहना है नहीं, अब से तब तक अवेलेबल हो, जबकि मेजॉरिटी का कहना ये कि नहीं, उस डेट को अवेलेबल जरूर है एटलीस्ट.
तो ये चीज़ इसमें अंदर मस्ट है कि ये चीज़ें इस तरह से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यू गेट द आइडिया ऑफ अ सलम, कि सलम बेसिकली किस लिए यूज होता है। In Salam, the seller undertakes to supply specific goods to the buyer at a future date in exchange of an advanced price fully paid at spot. Price at the spot पे हो जाएगी। Again, एक चीज डेफर हो रही है, एक चीज आज हो रही है। The payment is at spot, but the supply of purchased goods is deferred. कि उसकी सप्लाई देर होगी। Purpose of use, this mode of financing can be used by the modern banks and financial institutions, especially to finance the agricultural sector. हम already जिस purpose के लिए इसको introduce करवाया गया था, to meet the needs and requirements of small farmers who need financing to grow their crops and to feed their families until the time of harvest. When Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam declared riba as haram, the farmers could not take unserious usurious loans, basically interest-based loans. Therefore, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allowed them to sell their agricultural products in advance. ठीक है, तो वो उसको एडवांस में बेच सकते थे। To meet the needs of the traders for import and export business, under Salam, it is allowed to sell the goods in advance so that after receiving cash price, they can easily undertake the aforesaid business. Salam is beneficial to the seller as he receives the price in advance, and it is beneficial to the buyer also as normally the price in salam is lower than the price for the spot sale. ठीक है, इसकी एक प्राइस नॉर्मली जो प्राइस होगी उससे लोअर होगी, इसलिए जो बायर होता है उसको भी बेनिफिट होता है, उसको कम प्राइस में चीज़ मिल जाती है। और सेलर को ये बेनिफिट होता है कि जिस वक्त अभी तक उसकी क्रॉप रेडी नहीं है, उसके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसको पैसे भी मिल जाती है, उसकी फाइनेंसिंग हो जाती है। सर चीज़ करते हैं ये इस्लाम में अलाउड है नहीं, सलम से उस टाइम को जैसे बाग बेच देते हैं, क्या करते थे? बाग बेच देते हैं ना पूरा, जैसे किलो का या मैंगोस का वो है, तो उसमें वो कहते हैं जी इतना हिस्सा आपने, इसका मतलब मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल शुरू का 1 एकड़ ले लेता हूँ, बाउंड्रीज की वजह से काम कोई कर रहा होगा, मैं पहले से जो ठेके पे या परचेज कर देता हूँ, वो अलाउड है या नहीं? ओके, इसके ऊपर आपको किसी का ओपिनियन लेना, कोई इसमें डिफरेंस है। ये जो जैसे बाग के अंदर शेयरिंग करते हैं, इसके अंदर स्पेसिफिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगेन कंडीशंस, क्योंकि वो है किसका, कैन यू सेल इट लाइक दिस। एक्चुअली इसके ऊपर सलम नहीं हो सकता। अगर आप सलम के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, वो मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर इसको सलम समझ के कोई कर रहा है, सलम ये नहीं है। क्यों? सीधी सी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन है वो वायलेट हो रही है, द प्रोडक्ट। सलम उस चीज पर हो सकता है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन अब ये स्पेसिफाई कर देना जरूरी है कि इसी खेत की दूंगा, इसी दरख्त का फ्रूट दूंगा, ठीक है ना। कि फॉर एग्जाम्पल सलम अगर मैं करता हूँ मैंगो के ऑर्चर्ड का ही कर सकता हूँ सलम, ठीक है। मेरा मैंगोज का ऑर्चर्ड है, मैं मैंगो सीजन आने में भी 2-3 महीने देर है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें इतने किलो, अब अगेन इट कैन बी एनी मैंगो, मैं उसकी टाइप भी बता दूंगा, भाई मैं लंगड़ा दूंगा, मैं अनवर डोल दूंगा, मैं समर दूंगा, मैं जो भी मैंगो की टाइप है मैं उसको बता दूंगा, चौंसा दूंगा, ठीक है, कि इतने किलो चौंसा तुम्हें इस तारीख को इतने में बेचूंगा, ठीक है। उसकी प्राइस मैं आज ले लूंगा उससे। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इतने दरख्त तुम्हारे इसके ऊपर जितनी प्रोड्यूस हो तुम्हारी क्वांटिटी अनस्पेसिफाइड हो गई, ठीक है। फिर दरख्त स्पेसिफाई होगा कि ये दरख्त, ये एरिया, इस इलाके की चीज, अगर उन दरख्तों पे फल ना लगे, सलम तो पूरा नहीं हो सकता ना। सलम की तो बात ये है कि अगर उसके खेत में वो चीज ना उगे, अगर उसके बाग के अंदर वो चीज ना उगे उतनी क्वांटिटी के अंदर, तो वो मार्केट से परचेज करके दे दे। इसी वजह से जनरलाइज कर देना जरूरी है। सलम के अंदर स्पेसिफाई करते हैं कि ये चीजें तुम्हारी है, ये एरिया डिमांड है, इसके अंदर से तुम ले सकते हो। दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। हाँ, उसमें कोई अगर मुशारका टाइप का एग्रीमेंट है, अगर ऐसे करूँ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या ये मुशारका लेवल के ऊपर हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जा रहे हो। ये तो वैसे नॉर्मल मोड ऑफ प्रैक्टिस है जो हाँ, वो गलत, अगर सलम कंसिडर करके करते हैं तो वो गलत होता है। सलम ये नहीं क्लासिफाई होता, ठीक है। नहीं, लाजमी कम इसलिए, एक्चुअली इसका कोई पॉलिसी नहीं है कि लाजमी कम होने चाहिए। इस्लाम में इसको कहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन यूजुअली कम होगी। क्यों? जो आपसे परचेज कर रहा है और आप उसको 3 महीने बाद सप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो 3 महीने बाद पैसे दे सकता है ना किसी को, तब तक 3 महीने वो पैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो उसको एक तो डेफर कर रहा है, ठीक है। तो अगेन वो अगर आज पेमेंट कर रहा है, फ्यूचर में डिलीवरी ले रहा है, और वो फ्यूचर में पे करके तभी डिलीवरी ले सकता है तो उसी पैसों से,
तो डेफिनेटली जाएगा कि अगर वो आज पे कर रहा है उसको कम पे करना पड़े, अदरवाइज उसको खरीदेगा नहीं ना। मैं अगर कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे पता 3 महीने बाद भी इतने की मिलेगी, आज भी पेमेंट कर दूंगा तो 3 महीने बाद ही डिलीवरी होनी है, मिलेगी भी उतने की, तो मैं आज पेमेंट नहीं करूंगा। इस वजह से इसकी प्राइस कम होती है। और उसको भी, किसान को भी पता है कि भाई आज वो मुझे पेमेंट कर रहा है, डिलीवरी मैंने उसको 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मार्केट में उसको उसी प्राइस पे मिलेगी चीज, तो वो तो तब पेमेंट करेगा। तो मैं उसको कुछ डिस्काउंट दूंगा, तभी वो मुझसे आज प्राइस मुझे पे करके वो अपनी बुकिंग करा लेगा, हाँ ये इतना चीज मेरी है, ये तुमने। अभी हमने ये डिस्कस किया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस के अंदर भी यूज होता है, लेकिन यूजुअली एक्चुअल जो इसकी परमिसिबिलिटी दी गई थी वो एग्रीकल्चर के लिए। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी परमिशन दी थी वो एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एक तो अरब की मेजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, वो बेसिकली जिसके हम कहेंगे कि डेट्स की फार्मिंग और इस तरह से जो एग्रीकल्चर, इसके अंदर अगेन वो जो लोगों का कंसर्न था कि जी इंटरेस्ट तो बैन हो गया, अब हमें तो पैसे की जरूरत पड़ती। आज भी एग्रीकल्चर के लोन हमारी कंट्री के अंदर भी सबसे कॉमन लोन की एक टाइप है एग्रीकल्चर लोन, क्योंकि टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन जब वो उसकी क्रॉप आने वाली होती है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बचते, बहुत एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ये सब पानी के इवन कॉस्ट वगैरह को पे करने के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे बचते नहीं हैं, तो यूजुअली दे माइट हैव टू बोरो। अक्सर ये फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए एंड के ऊपर बोरो कर ही रहे होते हैं। सो यूजुअली एग्रीकल्चर में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ आपके पास ये नहीं ना कि मंथली प्रॉफिट आता जा रही है, डेली बेसिस पे चीज बेची प्रॉफिट आ गया, चीज बेची प्रॉफिट आ गया। इट इज गोइंग टू बी कि एक टाइम के बाद चीज उगेगी, उसके बाद वो मार्केट में बिकेगी और पैसे आएंगे, और ये भी नहीं पता कि कितने की बिके। जैसे कई चीजें होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है एग्रीकल्चरिस्ट को। ओके, Okay, the permissibility of salam is an exemption to the general rule that prohibits forward sale and therefore it is subject to strict conditions which are as follows. तो ये बात मैं पहले बता दूंगा कि सलम एक स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि फ्यूचर सेल या फॉरवर्ड सेल जो है इसको इस्लाम में मना किया गया है। फॉरवर्ड भी कुछ इस तरह का ही होता है, ठीक है, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो फॉरवर्ड में हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि मुझे पता है कि कल को गंदुम, मुझे लग रहा है कि कल को गंदुम महंगी हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज गंदुम का अगर रेट है 7,000 रुपए मन, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गंदुम आज से 6 महीने बाद 10,000 रुपए मन या 11,000 रुपए मन के पर चली जाएगी। अब मुझे अगर महंगी हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्राइस को लॉक कर लूं कहीं पर, कि बहुत ज्यादा मुझे पे ना करना पड़ जाए गंदुम के लिए। मैं 10 नहीं कर सकता, मैं 8 तक कर सकता हूँ, 8 से ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगेन डिपेंड्स कि मैं क्या हूँ। मैं, हो सकता है मेरी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हो या मेरी फ्लोर मिल हो, या मैं ब्रेड बनाता हूँ फ्लोर में खुद प्रोड्यूस करके गंदुम से, तो फिर मैं उसके ऊपर ब्रेड मेकिंग करता हूँ और पूरे पाकिस्तान में मेरी ब्रेड की सप्लाई होती है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मुझे बहुत मैसिव क्वांटिटीज के अंदर गंदुम चाहिए होगा। अगर मैं गंदुम खरीदता हूँ 8,000 से ऊपर, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा या लॉस में चला जा सकता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं मेरा ये मसला ना हो, मैं 8 से ऊपर गंदुम ना खरीदूं अगर प्राइस ऊपर जाए भी तो। एक और बंदा है वो गंदुम बेचना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि गंदुम जो है ना फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, हो सकता है इस बार बहुत बम्पर क्रॉप और बहुत कम प्राइस आ जाए इस बार मार्केट के अंदर, या इंपोर्ट हो जाए तो भी बहुत कम प्राइस हो जाए, 4-5 हज़ार पे भी जा सकती है पर मंथ। तो अब वो परेशानी कह रही है कहीं कम ना हो जाए, वो भी प्राइस को कहीं ना फिक्स करना चाह रहा है, या उसे पता है कि हाँ बस ठीक है 5-6 हज़ार की हो सकती है, 7 हज़ार की हो सकती है, तो मैं जितनी अच्छी प्राइस मिल सकती है मैं उतनी ले लूँ। तो हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 6 महीने बाद बेचूंगा, लेट्स सपोज 1,000 मन गंदुम एट द रेट ऑफ 8,000 रुपीज पर मंथ। मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं तुमसे 6 महीने बाद खरीदूंगा। यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया, कोई चीज एक्सचेंज नहीं हुई, प्राइस एक्सचेंज नहीं हुई, पहली सलम की वायलेशन, ठीक है। दूसरी चीज 6 महीने गुजरे, 6 महीने बाद जब वो डिलीवरी का टाइम आया तब क्या होगा, तब वो मुझे कहेगा लेट्स सपोज अब 6 महीने बाद हो ये गया है कि गंदुम की प्राइस हो गई है 10,000 रुपए मन, जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो सही हो गई है। अब वो मुझसे कहेगा कि यार आपने मुझे देने थे 8,000 रुपए मन के हिसाब से पैसे, ठीक है, तो 1,000 मन के लिए,
मैं आपको 2000 रुपए पर मंथ, मतलब के तकरीबन कितना बन जाएगा, 2000 मन के लिए 1000 मन के लिए दे देता हूं, बाकी 8000 जो आपने देने थे वो इंक्लूड कर ले इसके अंदर और जाके मार्केट से गंदम खरीद लें। गंदम इसमें एक्सचेंज नहीं होती। डेरिवेटिव्स के अंदर यही एक बात है कि फॉरवर्ड के अंदर कभी भी गंदम एक्सचेंज होगी नहीं, जिस कमोडिटी की डील हो रही है वो एक्सचेंज ही नहीं होती। जबकि इस केस के अंदर कमोडिटी का एक्सचेंज होना जरूरी है, कैश नहीं दिया जा सकता, कैश के बदले कैश, वो भी फ्यूचर के अंदर ऐसा अलाउड ही नहीं है। वहां पर जी आज इतने किया ना मार्केट में, ठीक है, आपने मुझे 8000 के हिसाब से पेमेंट करनी थी, 2000 के हिसाब से मैं आपको एडिशनल दे रहा हूं, अपने 8000 में जमा करें और जाके मार्केट से ले लें। तो ये दूसरी चीज की वैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अगेन इधर से अगर कम हो जाती है, लेट्स सपोज के प्राइस अब मार्केट में हो गई है 6000, जो वो सोच रहा था वो बात सही हो गई, अब उसने 8 में मेरे साथ फिक्स कर ली थी, वो मुझे कहेगा कि भाई आपने मुझे 8000 देना था, मार्केट के अंदर गंदम हो गई 6000 की, तो एक काम करें 2000 रुपए पर मन आप मुझे दे दें, बाकी 6000 रुपए पर मन आपके पास बच जाएगा, उससे जाके मार्केट से गंदम परचेज कर लें। तो जिसको लॉस होता है, जिसको प्रॉफिट होता है, वो उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल कमोडिटी कभी एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। इसीलिए फॉरवर्ड जो है ये इस्लाम में अलाउड नहीं है एक्चुअली। तो सलम जो है ये फॉरवर्ड नहीं है, ये बड़ा क्लियर हो जाए। इसीलिए ये जो कंडीशंस आगे अभी आने जा रही हैं, ये मैंने काफी हद तक डिस्कस कर ली है अब तक, लेकिन ये तमाम कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। सो कंडीशंस फॉर सलम, द कंडीशंस फॉर बाय सलम आर एज फॉलोज। It is necessary for the validity of a salam that the buyer pays the price in full to the seller at the time of effecting the sale. In the absence of full payment, it will tantamount to sale of a debt against a debt. ठीक है, इसलिए फुल पेमेंट जो है ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये डेट अगेंस्ट डेट हो जाएगा कि आपने उधार को उधार के साथ रख लिया। इसलिए हम कहते हैं कि एक चीज डेफर हो सकती है, प्रोडक्ट डेफर हो रहा है या प्राइस डेफर हो रही है, दोनों का डेफर होना सेम नहीं है। अगर आपने हाफ पेमेंट कर दी, ठीक है, तो जो किसान था उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, उसका मकसद तो था मुझे आज पैसे मिल जाए मैं इस्तेमाल करूं। अब आपने उसको की 50% पेमेंट, 50% पेमेंट नहीं की, वो जी हम फ्यूचर में करेंगे कभी। और ये एक उधार है कि उसने आपको माल सप्लाई करना है, ये दूसरा उधार उसके ऊपर पड़ गया कि जी वो पैसे भी उसने आपको भी देने हैं, तो दो उधार मिक्स हो रही है, डेट ऑन डेट हो जाएगा, सॉरी डेट अगेंस्ट डेट हो जाएगा, which is expressly prohibited by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moreover, the basic wisdom for allowing salam is to fulfill the instant need of the seller. If the full price is not paid in advance, the basic purpose of salam will not be achieved. मैं already discuss कर चुका हूँ कि जो full price है वो at the spot पे कर देना जरूरी है। अगर एट द स्पॉट से लेट होती है तो जो बेसिक पर्पस था सलम का वो मर गया, जिसका पर्पस था कि जी फार्मर को, एग्रीकल्चरिस्ट को पैसों की जरूरत है, उससे आज पैसे दे दीजिए ताकि वो अपना पूरे साल का जो खर्चा उसका हो चुका है, अब उसको क्रॉप आने से पहले तक पैसे चाहिए, वो इस्तेमाल करे अपने घर का खर्चा। अभी जरूरी नहीं है कहीं पर भी कि वो एग्रीकल्चर पे ही लगा सकता है, वो अपने खेत भी लगा सकता है। इन पैसों को हो सकता है उसे पैसों की जरूरत इसलिए पड़ेगी उसके घर के लिए उसके पास पैसे ना बचे, तो वो पैसे कहीं भी यूज करते, लेकिन पेमेंट फुल एडवांस में हो जाएगी उसे, ताकि वो अपने जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर सके जिस मकसद की वजह से उसने सलम किया है। तो एक वो पर्पस फेल हो जाता है अगर हम उसको पेमेंट फुल ना करें, और दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जी डेट अगेंस्ट डेट हो जाता है कि एक कर्जे के अगेंस्ट दूसरा कर्जा भी पड़ा हुआ है, इसलिए आप फुल पेमेंट ही करेंगे, पेमेंट हाफ नहीं होगी। एक चीज डेफर होगी, एक चीज क्लियर होगी, तो डिलीवरी डेफर हुई है तो पेमेंट आज हो जाएगी। Only those goods can be sold through a salam contract in which the quantity and quality can be exactly specified. ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर देंगे, हम पूरा स्पेसिफिकेशन दे देंगे, ये क्वालिटी की ये इतनी चीजें हम आपको देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, दे कैन नॉट बी सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सलम बिकॉज ईच स्टोन डिफर्स इन क्वालिटी, साइज, वेट and their exact specification is not possible. Again, क्योंकि stones different होते हैं सारे, एक जैसे नहीं होते सारे stones, तो उनको हम सलम की बेस के पर नहीं बेच सकते। उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी ये स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि इस क्वालिटी के इतने ये स्टोन का मैं आपको दूंगा, इतने कैरेट के होंगे। हर स्टोन का अपना वेट होता है, उसकी अपनी फीचर्स होते हैं, अगर उनको मैच करने जाए तो अपने में लाखों में से कोई दो शायद आपस में मैच कर जाए,
क्योंकि हर स्टोर का अपना वेट होगा, वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वेट रिटेन किया जाए डैमेज को निकालते हुए, कटिंग करते हुए। तो एक हो सकता है कि 5.1 कैरेट का हो, एक 5.2 कैरेट का हो, अगर सेम मिलते जुलते मिल गए। फिर अगर दो मिल गए हैं 5.1 या 5.1 कैरेट के, तब हो सकता है कि एक की कलर की क्लैरिटी और दूसरे की कलर की क्लैरिटी और उससे की वैल्यू, प्राइस और क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह की कोई भी चीज इसको क्वांटिफाई और क्वालिफाई, क्वालिटी उसकी डिटरमिन ना की जा सकती और क्वांटिफाई ना किया जा सकता, उसके ऊपर सलम नहीं होगा। अगेन एक चीज मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी एक फील्ड की प्रोडक्शन, किसी एक एरिया की, किसी एक दरख्त की प्रोडक्शन के ऊपर सलम नहीं हो सकता। आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि मैं इस दरख्त का फ्रूट तुम्हें दूंगा, मैं इस खेत की गंदम तुम्हें दूंगा, ठीक है, बिकॉज अगर उस खेत में कोई चीज उगेगी ही नहीं तो गंदम कैसे देगा? इसलिए कहा गया कि गंदम की क्वालिटी कर लो या दरख्त कर लो। एट सपोज के जी ठीक है, दरख्त है ना आपका कि ये दरख्त है चौंसे का, ठीक है, तो मैं तुम्हें इतने किलो चौंसा आम दूंगा। अब वो मार्केट से खरीद कर दे सकता है, उसके लिए जरूरी उसी दरख्त से, अब उस दरख्त के ऊपर फ्रूट ना लगे, कोई भी नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए जरूरी नहीं कि उसी दरख्त से दे, वो आप कहीं से भी मार्केट से परचेज करके दे सकता है। और अब इसकी कंडीशंस के अंदर मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई किया कि ये जरूरी है कि प्रोडक्ट एक्सचेंज हो एंड के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट का एट द एंड एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तो सलम के केस के अंदर अगर मैंगो का एग्रीमेंट हुआ तो मैंगो ही दिया जाएगा एंड पे, कैश नहीं दिया जा सकता। मैंने बताया कि डेरिवेटिव्स इसको डिफरेंट बना देता है। Salam cannot be affected on a particular commodity or for a product of a particular field or farm. For example, supply of wheat of a particular field or the fruit of a particular tree, since there is a possibility that the crop may get destroyed before delivery, and given such a possibility the delivery remains uncertain. और uncertainty को इस्लाम में प्रेफर नहीं किया गया। All details in respect to quality of goods sold must be expressly specified, leaving no ambiguity which may lead to dispute. तो जो भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम सलम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेसली डिफाइन कर दी जाए कि इस क्वालिटी का, लेट सपोज अगर चौंसे के अंदर भी कोई क्वालिटी आती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो वो स्पेसिफिकली इस क्वालिटी का या कम से कम इतने वेट का एक दाना हो तो वो वाला जी। सो यू हैव टू स्पेसिफाई दी क्वालिटी के, किस क्वालिटी का। इसी तरह से अगर लेट सपोज सेल फोन के ऊपर सलम हो जाए तो उसकी मेमोरी, उसके अंदर कितने जीबी की उसके अंदर रैम होगी, रोम होगी, कितना उसकी प्रोसेसर होगा, जो चीजें स्पेसिफाई की जा सके उसी चीज के ऊपर सलम होगा। सर वो प्राइस वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि सपोज के एट द टाइम ऑफ सलम 8000 के लिहाज से पेमेंट हो गई है और इन फ्यूचर जब मैच्योरिटी हुई है तो तब 6000 उसकी प्राइस होगी, प्राइस कम हो गई है, तो फिर क्या वो 8000 का प्लस होगा या? यस, बेसिकली इसके अंदर जो होता है ना हमारे साथ, जो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होता है, वो होता ही है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, पहले भी होती है, ठीक है, लोग करते हैं कि चीज़ बेच दी, फसल अभी नहीं आई, पहले बेच दी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें मैं इतने मन गंदम बेच रहा हूँ, ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम आया तो देखा इस साल तो गंदम की प्राइस ज़्यादा है, मुझे तो लगा था कम होगी, मैं तो सस्ते में बेच बैठा हूँ, फिर हम उसे ऑनर नहीं करते, फिर हम उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते और वो कहता है कि नहीं भाई ये मैं तो तुम्हारे पैसे वापस करता, तो ये तो गंदम मैं तो नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये करना भी सही नहीं है क्योंकि आप एक कमिटमेंट कर चुके हैं प्रॉमिस को, ये यहाँ तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, पैसे ले चुके हैं उससे, तो उसको फुलफिल करना जरूरी है, तो वो फुलफिल होना चाहिए। ये हम गलत करते हैं, हम बेसिकली हराम कर रहे होते हैं कि हम मुकर जाएं, चाहे आपको लॉस भी हो रहा है, आप क्योंकि पहले प्राइस तय कर चुके थे, तब आपने किसी अंदाजे की बेस के ऊपर की थी, अब अल्लाह की तरफ से प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो आपने पूरा फील्ड तो नहीं बेच दिया था, जितनी गंदम से की थी उतनी देनी, बाकी के ऊपर तो आप जो सोच रहे थे उससे ज्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है ना आपको अभी भी अल्लाह की तरफ से, तो वो तो आपके लिए बेनिफिट ही है, ठीक है, और अगर कम हो तो फिर तो हम जरूरी बेचना चाहेंगे कि हमें, क्योंकि मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमें सस्ती पड़ी होगी, वहां से सस्ती देनी पड़ेगी, फिर वो खरीदने वाला यूनिक हो जाता है, मैंने खरीदा इसके ऊपर, तो these sort of disputes come in। लेकिन क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है, इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर जिस प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो एग्जीक्यूट हुई होगा, प्राइस बाद में चेंज नहीं होती उसकी,
जब एक बार पेमेंट हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल का हो गया, क्योंकि यहाँ सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, मैंने तुम्हें बेच दी, ये मैं तो डिलीवरी 3 महीने बाद दे रहा हूँ, चीज तो बिक गई है ना, क्योंकि फ्यूचर सेल अलाउड नहीं है। मैं बेचूंगा, ठीक है जी, मैं खरीदूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पेमेंट आज एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेल हो चुकी है। अगर ये वापस होगी तो एक्चुअल प्राइस के ऊपर होगी, दोनों की मर्जी के साथ होगी। तो यूजुअली किसी एक को नुकसान हो रहा होगा, तो वो दूसरा वाला क्या नहीं जा रहा होगा कि जिसको नुकसान हो रहा है कि ये मैं इसके, जिसको प्रॉफिट हो रहा है कि मैं इसको एग्जीक्यूट ना करूं, लेकिन जिसको नुकसान होगा वो चाहेगा मैं एग्जीक्यूट ना करूं। सो यूजुअली इसके अंदर या तो उन दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, और अगेन एहसान का बदला एहसान जो कहा गया होली कुरान के अंदर भी, तो उसका पर्पज यही है कि एहसान करो लोगों के ऊपर। अगर तुम्हें लगता है कि जी ठीक है इससे उसका फायदा हो रहा है, हम गलत डील कर बैठे थे, उसको भी इस वक्त नुकसान हो रहा है, मैं उसको फायदा दे देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसको ओके कहता, ठीक है जी नो प्रॉब्लम, आप ना लें, मैं मार्केट में बेच दूँगा, तो ठीक है आपने एहसान किया, उसको बदला अल्लाह दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। सर ये थर्ड पॉइंट भी sure. Not be affected on a particular commodity. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। सलम जो है आप इस तरह नहीं कर सकते कि बेसिकली क्योंकि उसकी परमिशन दी गई थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके, क्योंकि अरब के अंदर होता था डेट्स का, फ्रूट के तौर पर डेट्स फ्रूट है, वो फार्मिंग उसकी होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस दरख्त की खजूरें तुम्हें दूंगा। लेट्स सपोज मैंने सलम कर लिया कि मैं तुम्हें लेट्स सपोज 10 किलो खजूर बेचूंगा, ठीक है, या मैं 10 किलो खजूर बेच रहा हूँ, प्राइस मुझे आज दे देगा वो। सलम के रूल ये है, प्राइस सारी फुल आज पे हो जाएगी, कमोडिटी की डिलीवरी 2 महीने 3 महीने बाद जितना भी टाइम तय हुआ उसके बाद होगी, ठीक है। तो हमने उससे प्राइस ले ली और कह दिया कि जी इस दरख्त की खजूरें मैं तुम्हें दूंगा 10 किलो। अब अगर उस दरख्त के ऊपर 10 किलो खजूर ही नहीं होती, लेकिन सर जब स्पेसिफिक हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे ये प्लॉट जो है मैं आपको बेच रहा हूँ, तो ये भी तो एक तरीका, वो चीज और है, उस प्लॉट के ऊपर सलम नहीं हो सकता। हाँ सलम तो नहीं होगा, प्लॉट के ऊपर सलम नहीं हो सकता, किसी कमोडिटी के ऊपर ही हो रहा होगा। सर मैं सेल की कंडीशंस के बारे में बात करूँ, इस पे भी तो सेल की सारी कंडीशंस अप्लाई, अगेन स्पेसिफाई होगा, इसके अंदर भी स्पेसिफाई होगा, लेकिन क्या चीज स्पेसिफाई होगी? क्वालिटी और क्वांटिटी। ये नहीं कहा जा रहा कि आप क्वालिटी या क्वांटिटी ना स्पेसिफाई, आप कहेंगे जी मैं अजवा खजूर इतने किलो तुम्हें बेचूंगा या बेच रहा हूं, बेसिकली तो यही होगा ना कि मैं तुम्हें 10 किलो अजवा खजूर बेच रहा हूं जो मैं तुम्हें 3 महीने बाद डिलीवर करूंगा, ठीक है। इस दरख्त की, दरख्त स्पेसिफाई करके ये वाले दरख्त की खजूर बेच रहा हूं नहीं, ये इस तरह की कंज्यूमेबल कमोडिटीज के अंदर, ये जो ऐसी कमोडिटी जो रिप्लेस की जा सकती है मार्केट के अंदर, इसकी एक कंडीशन ये भी है कि रिप्लेसेबल जरूर होनी चाहिए। जैसे कि हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जेमस्टोन्स के ऊपर आप नहीं कर सकते, वो रिप्लेसेबल नहीं है, तो रिप्लेसेबल होनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर उस दरख्त के ऊपर फ्रूट ना होगे, वो जो घर वाला मामला है ना, अगर कल को घर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कैसे कहेगा कि कौन से वाला मेरा था, क्या था, उसके अंदर और मामला आ जाते हैं। सर जब हम गोल्ड बेच रहे थे तो भी तो हम बताते थे यही वाला स्पेसिफिक गोल्ड, वो तो डिलीवरी के टाइम पे प्रेजेंट भी होना चाहिए, यही वाला स्पेसिफिक गोल्ड। हाँ, जबकि भाई हम आपको गोल्ड सेल करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि 5 तोला गोल्ड सेल करेंगे। सर जब हम लोगों ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा था, ठीक है, कि गोल्ड उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे प्रेजेंट भी होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए ना उस टाइम पे सामने, हाँ जी सामने, ठीक है। वो एट स्पॉट सेल है ना, वो सेल स्पॉट है। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की सेल डेफर नहीं होती, वो यूजुअली एट स्पॉट सेल होती है, अगेंस्ट बार्टर है, वो बार्टर का केस है फिर कि गोल्ड अगेंस्ट गोल्ड था, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर तो बिल्कुल एट द स्पॉट होगी सेल, बिल्कुल हर चीज सेम है, वो तो वरना बिना सदर हो जाए, ठीक है। सिर्फ सलम के लिए है कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो सिर्फ स्पेसिफाई करना नहीं, ये सब केसेस के अंदर हर तरह की सेल के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी का स्पेसिफाई करना जरूरी है। सलम के अंदर हम एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो ये है कि आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इस दरख्त की ये चीज दूंगा। बेसिकली आप किसी चीज की क्वालिटी से तय करते हैं ना, ये कौन सी वाली है। लेट्स सपोज मुझे मैंगो चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौंसा, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसी बाग के अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौंसा हुआ, मुझे नहीं पता, चौंसे के दरख्त उसके पास हैं, क्या वो अब एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही उगाएगा? नॉट पॉसिबल है, वो तो अल्लाह ने लगा रखा है, उस बंदे के कंट्रोल में तो नहीं है। मैं तो तुम एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौंसा इसी बाग में से मुझे निकाल कर दोगे। हमारी डील हुई है उसके साथ
कि तुम मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौसा 3 महीने बाद डिलीवर करोगे, चाहे उसका मैंगो का फार्म है। अगर उस पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौसा नहीं उगता, वो मार्केट जाएगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का चौसा खरीद कर लाएगा और मुझे दे देगा। बेसिक पर्पस इसका ये है कि आप स्पेसिफाई कर देंगे कि इस क्वालिटी की चीज है। क्वालिटी स्पेसिफाई करने का मकसद ताकि फ्यूचर में इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना। वो कह जी मैंने तो ये वाली क्वालिटी कही थी, मैंने तो बी ग्रेड कही थी, तुमसे बात की थी, वो कह रही मैंने जो सोचा था वो तो ये था कि तुम एक्सपोर्ट क्वालिटी के माल दोगे, उसकी प्राइस में कितना फर्क होता है। ठीक है, तो वो क्वालिटी स्पेसिफिक। अगेन वो कहेंगे कि हमने मैंगो की बात की थी लेकिन मुझे तो लगा था 64 दोगे, वो कहते हैं जी मैं तो लंगड़े का कहा था। ठीक है, तो ये क्वालिटी कि किस क्वालिटी का किस टाइप का, जिस तरह से खजूर की बात हुई थी जी, तो हम आपको अंबर दे दें, मबरूक दे दें, अजवा दे दें, कोई भी दे सकते हैं। उसकी क्वालिटी स्पेसिफाई होगी कि इस क्वालिटी की। अगेन उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी में और भी चीज होती है, साइज की बेस में भी कोई क्वालिटी होती है कि छोटे साइज की खजूर है, बड़े साइज की खजूर है, छोटा आम है, बड़ा आम है, वो स्पेसिफाई के इस चौंसे के अंदर भी एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब उसका एक स्टैंडर्ड साइज होगा, कोई ना कोई फीचर होगा कि इससे बड़े वाला ये एक्सपोर्ट का होता है, ये फीचर होने चाहिए, मतलब कोई दाग ना हो, कोई ब्लेमिश ना हो, जो भी चीजें होती हैं। तो जो क्वालिटी स्पेसिफाई कर दी गई है और जो क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी वो प्रोवाइड करनी है। ये जरूरी नहीं है कि उस बंदे का खेत है तो वो उसी खेत में से प्रोवाइड करे, क्योंकि खेत के ऊपर फ्लड आ गया, उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसने तो माल पहुंचाना है ना, सेल तो हो गई है, तो वो मार्केट जाए, उसी क्वालिटी की चीज खरीद कर लाए और डिलीवरी दे दे। बेसिक पर्पस इसका ये है। And again, a detail in respect to the quality of goods must be expressly specified, leaving no ambiguity, ताकि बाद में कोई कंफ्लिक्ट ना हो। इसलिए क्वालिटी पहले तय कर लीजिए और लिख लीजिए कि ये क्वालिटी की चीज दी जाएगी, दोनों को पता हो। It is necessary that the quantity of the commodity is agreed upon in absolute terms. It should be measured or weighed in its usual manner only, meaning what is normally weighed cannot be quantified and vice versa. So again क्वांटिटी भी तय हो जाएगी। अब अगर कोई चीज दर्जनों के हिसाब से जाती है तो वो इतने दर्जन, अगर कोई चीज किलो के हिसाब से तो इतने किलो, लीटर के हिसाब से तो लीटर। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट के क्वांटिटी स्पेसिफाइड होगी, वो चेंज, क्योंकि अगेन क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती, पहले से तय होती है। The exact date and place of delivery must be specified in the contract. So again डेट और प्लेस ऑफ डिलीवरी भी पहले से स्पेसिफाइड होगी कि इस डेट को मैं तुम्हें डिलीवरी दूंगा और इस जगह के ऊपर डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम्स विच मस्ट बी डिलीवर्ड एट स्पॉट। तो वो जैसे गोल्ड था कि गोल्ड फॉर गोल्ड जो है वो एट स्पॉट ही होना है, तो वो आइटम्स जो एट स्पॉट ट्रेड होती हैं उनके ऊपर सलम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर वो अगेंस्ट आ जाएगा ना उसके कि इसके अंदर तो हमने सलम कर लिया जी, तो वो एक रिबा का रूट खुल सकता है, इसीलिए उसको बंद करने के लिए कि उसके ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ गोल्ड इज परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर, इट इज नेसेसरी दैट द डिलीवरी ऑफ बोथ कमोडिटीज बी साइमल्टेनियस। Thus gold or silver cannot become the subject matter of salam if the price is paid in the form of gold or silver. The commodity for a salam contract should be available in the market at the time of delivery. Again मैंने ये बात पहले भी क्लियर की थी कि कमोडिटी का जो आम कंसेंसस है वो यही है कि डिलीवरी के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल होना जरूरी है। जिस टाइम पे आपने डिलीवर किया, मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप ऐसा सलम नहीं कर सकते जिसके अंदर लेट्स सपोज के फसल तो वो आनी है 4 महीने बाद, आप सलम 2 महीने का कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने सलम ऐसे कर लिया है कि आपको पता है इस वक्त मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं होगी, सो ऐसा सलम अलाउड नहीं है। तो सलम करते हुए ये चीज इंश्योर करनी होती है कि जिस वक्त सलम की डेट ऑफ क्लोजिंग आ रही है, जिस डेट के ऊपर उसको एग्जीक्यूट होना है, वो डेट के ऊपर वो कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल जरूर हो एट द टाइम। लेकिन इसके अंदर कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि थ्रू आउट द पीरियड अवेलेबल हो वो कमोडिटी मार्केट में। दिस व्यू इज एज पर द रूलिंग ऑफ द शाफी, मलकी एंड हम्बली स्कूल ऑफ थॉट। The time of delivery should be at least 15 days to 1 month from the date of agreement. Price in salam is generally lower than the price in spot sale. The salam period should be long enough to affect the price.
But Hanafi fiqh did not specifically specify any minimum period for the validity of salam. It is all right to have an earlier date of delivery if the seller consents to it. ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो यही है कि कम से कम 15 से 30 दिन का डिफरेंस जरूर, क्योंकि एग्रीमेंट किया है 15-30 दिन हो, ताकि प्राइस का जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई तो, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज, लेकिन खैर इसके अंदर हनफी फिका का भी देखा कि वो कहते हैं कि इसका कोई टाइम डिले होना जरूरी नहीं है, अगर सेलर और वो बायर एग्री है तो नो प्रॉब्लम। Since price in salam is generally lower than the price in spot sale, the difference in the two prices may be a valid profit for the bank. तो क्योंकि वो प्राइस के अंदर डिफरेंस है तो इसलिए ये वैलिड प्रॉफिट है। A security in the form of a guarantee, mortgage or hypothecation may be required for a salam in order to ensure that the seller delivers. सिक्योरिटी मैं बता दूं कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप सिक्योरिटी किसी से रख सकते हैं जस्ट टू इंश्योर कि वो डिलीवर करेगा आपको, आप उसे सिक्योरिटी मान सकते हैं। The seller at the time of delivery must deliver commodities and not money to the buyer, who would have to establish a special cell for dealing in commodities. ठीक है, तो ये भी इंश्योर हो गया कि कमोडिटी ही डिलीवर होगी, चाहे बाद में जो बायर है वो जाकर कमोडिटी मार्केट में बेच दे, लेकिन डिलीवर कमोडिटी होगी, प्राइस डिलीवर नहीं होगी। जैसे हमने डेरिवेटिव की बात की थी कि वहां कमोडिटी डिलीवर नहीं होती, एग्रीमेंट हुआ गंदम का, वो कहेगा जी डिफरेंस आ गया, लेट्स सपोज हमने 8000 पर एग्रीमेंट किया था, अब मार्केट में 10,000 की है, ये लो पकड़ो 2000 रुपए और पर मन, और जाके अपनी गंदम मार्केट से खरीदो, 8 तुमने मुझे देना था, 2 और पकड़ो जाके मार्केट से खरीद लो। तो इस तरह प्राइस का डिफरेंस नहीं सोचते थे, क्योंकि इस्लामिक बैंक ऐसा कर सकते थे कि हम कमोडिटी कहाँ संभालेंगे, हम कमोडिटी का क्या करेंगे, हमारे फैसिलिटीज नहीं है। तो इसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर शरीयत पालन करी कि आपको कमोडिटी ही लेनी है, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कमोडिटी ही करनी पड़ेगी अगर इसके बाद हलाल प्रॉफिट लेना है। सलाम अगर फॉरवर्ड की अलाउ करता है तो फिर एक पर्सन एट अ टाइम 2 सलाम भी तो कर सकता है, एक से कहे कि आप मुझे सेल करो, जैसे हम फॉरवर्ड बिल्कुल होता है, इस्लामिक बैंक्स भी करते हैं ये, एट दी स्पॉट आप वो 2 सलाम कर लेता है, एक के अंदर बायर हो तो दूसरे में सेलर हो जाता है, पार्टीज अलग होती है या पार्टीज अलग एग्जैक्टली सर, उस पे प्रॉफिट जायज है, वो अलाउड है बिल्कुल, क्योंकि सेम पार्टी से तो नहीं कर सकता ना सलाम, दूसरी पार्टी से कर सकता है बिल्कुल, उसमें कोई इशू नहीं है। वो ये बैंक अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए आमतौर पर ये करता भी है कि उसने एक पार्टी से बैंक एग्रीमेंट लिया, अब उनको पता है कि मैं तब कहाँ सेलर ढूंढना पड़ूंगा, वो फ्रूट है या कोई चीज़ जो जल्दी डैमेज होने वाली है, उसने साथ ही पैरेलल सलम कर लिया, पैरेलल सलम के अंदर वही चीज़ जो वो बाय कर रहा था उतनी ही कमोडिटी उसने सेल करने का सलम कर लिया कि मैं तुम्हें बेचूंगा इतने देर से बाद, लेकिन उसकी डेट डेफिनेटली वो रखेगा उससे एक आधा दिन या उस दिन की सेम दिन की जिस दिन डिलीवरी हो रही है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन वो फेल इजीली हो गया था, मतलब वैसे सक्सेस था उसमें, लेकिन हमें सेलिंग में मसला आ रहा था, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट्स में कर लेकिन लोकल मार्केट के अंदर ये लोग होते स्पेसिफाई ना कि किस प्राइस पे बिकेगा, क्या होगा, अगेन उस टाइम पे अर्जेंटली बिके ना बिके, तो अगेन बैंक इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद दीज कमोडिटीज, तो फिर वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि अवॉइड करना या एज सून एज पॉसिबल पैरेलल सलम करके मुझसे निकल जाए बाहर। अगर सर फ्लड आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, प्रोडक्शन ही नहीं है, अब मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, जब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रेयर हो गई, रेट्स बढ़ गए, तो उस सूरत में अगर दोनों पार्टीज मान लें तो चलो क्योंकि हमारे पैसे, तो वो एक्चुअल प्राइस लेंगे या वो भी अलाउड नहीं है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंगो से बात की, मिल ही नहीं रहे मार्केट, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि कुछ लॉट है रेट बहुत ज़्यादा ब्लैक में चले गए, ठीक है, इस सूरत में मैं आपसे कैसे फोन करूँ कि चलो मेरे पैसे, हाँ एक्चुअल दोनों म्यूचुअली एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं, जैसे जो म्यूचुअल कंडीशन है कि एग्रीमेंट कैंसिल करने की, लेकिन वो अब एक्चुअल प्राइस के ऊपर होगा, जिस प्राइस के ऊपर सेल वापस हो रही है ना, सेल वापस होगी तो उसी प्राइस के ऊपर होगी जिस प्राइस पर सेल हुई थी, डिफरेंस नहीं आना चाहिए उसके अंदर, रिबा ना इन्वॉल्व हो किसी तरह, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मुफ्ती से उसका मिल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर रूलिंग यही है कि जब वापस किया जा रहा है तो सेल वापस हो रही है, और एहसान किया जा सकता है कि भाई इस वक्त मार्केट में नहीं अवेलेबल, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा महंगा अवेलेबल है, तो जो दूसरा बंदा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो एज एन एहसान में कहता हूँ मुझे तो फायदा हो रहा है, मुझे महंगा खरीदते रहे, मैं चाहे मार्केट में दोबारा महंगा बेच दूँ, एग्जैक्टली। तो अगेन एहसान के तौर के ऊपर, वैसे तो उसके ऊपर एप्लीकेशन है कि वो मुझे लेकर देगा,
वो मुझसे बात करता है कि यार देखो ये हालात है तुम्हारे सामने है, प्लीज जरा एहसान करो, मैं कर देता हूँ, तो वो अल्लाह के साथ मेरा मामला है और हम दोनों आपस में वो मैं कहता हूँ मेरे पैसे वापस कर देना बस, दैट्स इट। तो सेल कैंसिल हो गई हमारी, इसके अंदर कोई ऐसा मुमानत वाली बात नहीं या क्योंकि पहले से तय नहीं था, बस एक सेल कैंसिल हो गई उनकी आपस में, सो नो इशू। और बेसिकली हम जो एक इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास हदीस आती है कि अमाल का दारुल मदार नीयतों के ऊपर है कि व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड दैट एक्ट। तो इंटेंशन ये तो नहीं थी कि किस तरह से अल्लाह को धोखा देना है या हमने किसी तरह से कोई एक्सेस कमाना है जो कि अलाउड नहीं है इस्लाम में। इंटेंशन है किसी और की हेल्प करना, तो वो डेफिनेटली इंटेंशन का रिवॉर्ड मिलना है। बेनिफिट्स, सलम के जो बेनिफिट्स हैं, देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग सलम फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। नंबर वन, आफ्टर परचेजिंग अ कमोडिटी बाय वे ऑफ सलम, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन सेल इट थ्रू अ पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम फॉर द सेम डेट ऑफ डिलीवरी। The period of salam is the second parallel contract, and the second parallel contract is shorter and the price is higher than the first contract. The difference between the two prices shall be the profit earned by the institution. The shorter the period of salam, the higher the price and the greater the profit. In this way, institution can manage their short-term financing position profit portfolio. कि again इसके अंदर बैंक को क्या benefit हुआ पैरेलल सलम करने में? बैंक ने सपोज 3 महीने का सलम एक बंदे के साथ किया, फिर 1 महीना गुजरने के बाद 2 महीने का सलम सेल करने का कर दिया। अब 1 महीने में प्राइस भी चेंज हो सकती है, वो उसका प्रॉफिट भी उसका जेन्युइन हो गया। और मजे की बात, 1 महीना पहले उसने प्राइस दी थी, 1 महीने बाद उसको प्राइस वापस मिल गई अपनी। अब जब वो कमोडिटी आएगी, कमोडिटी डिलीवर हो जाएगी, बैंक के और 2-3 महीने पैसे नहीं फंसे रह गए। तो बैंक ऐसा भी करते हैं। The institution can obtain a promise to purchase from a third party. This promise should be unilateral from the expected buyer. The buyer does not have to pay the price in advance. When the institution receives the commodity, it can sell it at a predetermined price to a third party according to the terms of the promise. तो या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वही प्रॉमिस किसी से ले लेंगे, भाई मैं तुम्हें बेचूंगा, तुम खरीद लेना। तो उसने प्रॉमिस कर दिया कि जी मैं खरीदूंगा तुमसे इतना। अब ये यूनिलैटरल होगा, बायलैटरल नहीं होगा, क्योंकि फिर ये अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर। तो यूनिलैटरल प्रॉमिस होता है, उसको बेच देगा जब वो कमोडिटी को डिलीवर होगी। नाउ द कंडीशंस ऑफ पैरेलल सलम, हमने अभी जो सिचुएशन डिस्कस की थी ऊपर कि पैरेलल सलम कैसे हो सकता है। बैंक एक बंदे से खरीदने का एग्रीमेंट करता है, तो उसके अंदर जो प्राइस तय हुई है उससे डिफरेंट प्राइस के ऊपर थोड़ा टाइम गुजारने के बाद वो फिर से सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो पैरेलल सलम से हम कहते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या होंगी? In an arrangement of parallel salam, there must be 2 different and independent contracts. One when the bank is a buyer and the other in which it is a seller. The 2 contracts cannot be tied up and performance of one should not be contingent on the other. जो कि आम कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, या एक दूसरे की कंडीशन नहीं बन सकता कि अगर उसने दिया तो मैं इस डेट को तुम्हें सप्लाई करूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे की कंडीशन नहीं बन सकता। हाँ, प्रोडक्ट एक ही हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट 2 सेपरेट होंगे और दोनों में भी एक दूसरे के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी कि अगर वो देगा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। बेसिकली उसने उसी से जब जिससे खरीद रहा है उससे सामान आएगा तो आगे बेचना है ना। तो इसमें लिख देंगे भाई अगर वो डिलीवरी कर देगा इस डेट को तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं तुमसे खरीदूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा, या मैं तुमसे खरीद दिया, मैंने तुम्हें बेच दिया। और इसमें प्राइसेस भी चेंज कर सकता है, प्राइसेस चेंज कर सकता है, खरीद को लोअर प्राइस पे लाए और हायर को Yes. चेंज करे। इसमें अगेन वो ओपिनियन मैंने आपको शेयर कर दिया है कि वन स्कूल ऑफ थॉट डज थिंक कि इसके अंदर टाइम की ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकियों का ओपिनियन है कि 15 से 30 दिन का डिफरेंस डालेंगे। अगेन ये जो डिफरेंस है ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम डे के पर ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है पैरेलल सलम और प्राइस चेंज कर लेता है, दैट वुड बी एन इशू कि कोई टाइम नहीं गुजरा, प्राइस चेंज होने की कोई वजह नहीं है, एट स्पॉट सेल है नहीं, डेफर्ड सेल है, तो प्राइस चेंज होने की कोई ऐसा वजह है नहीं। तो इसलिए, लेकिन अगेन क्योंकि नॉर्मली आप चीज़ खरीद कर लाते हैं, उसी दिन दुकान पर रखी, आपकी बिक गई, महंगी बिकी है ना, प्रॉफिट के साथ बेची हुई उसने, तो वो बिक जाती है। इसलिए एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं भी गया, कोई इशू नहीं है, डेट का टाइम का कोई मसला नहीं। सेलर तो अपनी एक रेट रख सकता है ना, या तो इसलिए एक फिका ने कहा कि नहीं, लेकिन बाकियों को कहना है कि ठीक है 15, 20, 30 दिन डाल लें, कुछ दिन तो रखें अपने पास, कुछ दिन रिस्क रहे ना बैंक के नाम के ऊपर, ताकि यही ना हो ना कि बैंक ने बस रिस्क ही नहीं दिया अपनी जेब के ऊपर, वो बस सीधा सीधा बेच दिया।
So the two contracts cannot be tied up and performance of one should not be contingent on the other. कि एक नहीं दे सका है तो फिर अब मुझे दूसरे वाले की डिलीवरी कैसे होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे को अगर आपने सेल करने का कहा है तो अब आप मार्केट से खरीद के सेल करना चाहिए उसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, if A has purchased from B 1000 bags of wheat by way of Salam to be delivered on 31st of December, A can contract a parallel Salam with C to deliver him 1000 bags of wheat on 31st of December. But while contracting parallel Salam with C, the delivery of wheat to C cannot be conditional with the taking delivery from B. Therefore, even if B does not deliver wheat on 31st of December, A is duty bound to deliver 1000 bags of wheat to C. He can seek whatever resources he has against B, but he cannot free himself from his liability to deliver wheat to C. तो अगर उसी डेट की वो कर बैठा है और B नहीं डिलीवर कर सका उस डेट में, कुछ दिन डिले हो गया है, वो C को ये नहीं कह सकता कि B ने डिले कर दिया तो मैं तुम्हें देर से दूंगा। C को चाहे उसको, अगर C आज डिमांड कर रहे हो तो C को आज डिलीवरी करनी होगी। Similarly, if B has delivered defective goods which do not conform to the agreed specifications, A is still obliged to deliver the goods to C according to the specifications agreed with him. अब B ने उसको सप्लाई कर दिए B ग्रेड के C ग्रेड के मैंगोज, लेट्स सपोज, लेकिन क्योंकि इसने भी सलम किया हुआ था A ने C के साथ, इसने जो आगे प्रोवाइड करने हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के ही होंगे, ये उसे जो B ग्रेड इसके पास है वही आगे सप्लाई नहीं कर सकता। तो चाहे मार्केट से खरीद कर उसे सप्लाई करो और बी के अगेंस्ट जो मर्जी रिसोर्सेज को लगा सकता है कि जी उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। A Salam agreement cannot be used as a buyback facility when the seller in the first contract is also the purchaser in the second contract. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको बायबैक के तौर पे यूज करने के बारे में ना सोचे कि जी सेम सेलर के साथ ही आप दोबारा कर लेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट में वो सेलर है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में वो बायर बन गया। पहले उसने हमें सेल किया कि जी मैं तुम्हें गंदम बेचूंगा इतने की, दूसरे में उसने हमने परचेज कर ली मैं तुमसे गंदम खरीदूंगा इतने की, उसी बंदे ने। तो ये तो बायबैक हो गया ना, उसने हमें बेचा और बायबैक कर लिया। यहाँ पर क्योंकि रिबा का एलिमेंट आ जाएगा, इसीलिए इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। सलम अगर पैरेलल करना है तो दूसरी पार्टी से हो सकता है, उसी पार्टी से जिसने सेल किया है आपको उसी से बाय का सलम नहीं हो सकता फिर दोबारा। ये हो सकता है कि मैंने आपको जैसे मैंगो सप्लाई कर दी, सलम की कंडीशन पूरी कर दी, ठीक है, आपसे पेमेंट ले ली थी, मैंने 3 महीने बाद आपको प्रोडक्ट दे दी, अब वो आपने उसका रिस्क भी ले लिया, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी ले ली, अब आप मुझे वापस बेच सकते हो जो भी रेट है। ये है, यहाँ है प्रॉब्लम, उसकी कंडीशन क्या चेंज हो गई है, प्रोडक्ट क्या चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हुई है, उसकी क्वालिटी में कुछ चेंज है, यही पोजीशन चाहे ले लीजिए। यहाँ पर इशू पोजीशन का नहीं है, यहाँ पर इशू है रिबा का, क्योंकि सेल और बायबैक के अंदर आमतौर पर रिबा इन्वॉल्व हो जाएगा। जब आप सेम पार्टी को वापस बेचेंगे ना तो उसी प्राइस पे बेचेंगे जिस पे खरीदा था, क्योंकि ये सेल कैंसिल हो रही है तो प्राइस वही रहेगी। अगर आप प्राइस चेंज कर देंगे ये सेल और बायबैक हो जाएगा, ये रिबा हो जाएगा। हमने इसकी पहले भी एग्जांपल दी थी कि मोबाइल फोन वाली है, जैसे कि मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा यार मुझे तुम 1000 रुपये उधार दे दो, आप कहते हैं चले ठीक है नो प्रॉब्लम, तुम एक काम करो मुझसे ये मोबाइल फोन 11000 में ले लो उधार पर, ठीक है। आपने मुझे मोबाइल फोन 11000 में उधार पे दे दिया, फिर आपने कहा यार ये फोन मुझे तुम बेच दो 10000 का कैश पर, ठीक है। अब मुझ पर 1000 उधार भी आ गया, 10000 ऑफर भी आ गई। गेट द आइडिया कि वो सेल और बायबैक के अंदर ये इशू आ जाएगा। Yeah. Even if the purchaser in the second contract is a separate legal entity but owned by the seller in the first contract, it should not tantamount to a valid parallel Salam agreement. Again, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बावजूद अगर उसी बंदे की है वो ओनरशिप है तो आप उसको नहीं बेच सकते। सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब कंपनी है। अब कंपनी है ना, कंपनी को हम एक लीगल इंसान कहते हैं, ठीक है, कि लीगली कंपनी इंसान की तरह होती है, क्योंकि आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सू नहीं करते, आप डायरेक्टली कंपनी को सू करते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटर होगा उसके ओनर को सू किया जाएगा। तो कंपनी क्योंकि एक लीगल इंसान है एक किस्म का,
तो जब आप कंपनी से परचेज करने जा रहे हैं ये, तो फिर कंपनी को अगर आपने एक बंदे से परचेज किया, मुझसे परचेज किया, अब बेचने गए तो मेरी ही कंपनी आ गई थी जो बाय करने वाली थी, या मेरे उस कंपनी में शेयर हैं, तो उस कंपनी को भी नहीं बेच सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज परचेज्ड 1000 bags of wheat by way of Salam from B, a joint stock company. B has a subsidiary C, which is a separate legal entity but is fully owned by B. A cannot contract the parallel Salam with C. However, if C is not wholly owned by B, A can contract parallel Salam with it even if some shared holders are common between B and C. तो अगर 100% मेरी है तो आप सलम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ शेयर मेरे हैं बाकी और लोगों के हैं तो फिर वो सलम किया जा सकता है। अब रिस्क मिटिगेशन कैसे होती है सलम के अंदर? ठीक है। सम ऑफ द रिस्क दैट आर पर्टिनेंट टू सलम फाइनेंसिंग फॉर बैंक्स आर एज फॉलोज। डिलीवरी का रिस्क, द कस्टमर डिलेज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इन दिस केस इसको मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वेट अंटिल द गुड्स आर अवेलेबल, कि पहले आपको मिल जाए फिर आप इसके साथ कुछ करें, इसलिए आप पहले से पैरेलल सलम ना कर लें। एक ये तरीका भी होता है इसको, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी लेट हो जाए, क्वालिटी में चेंज आ जाए। कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द सलम प्राइस, दूसरा तरीका कि अगर वो नहीं करता आप उससे कहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, आप हमारे पैसे वापस कर दें। ठीक है। इन दिस केस अगर आपने पैरेलल सलम भी किया हो तो आप उसको मार्केट से चीज खरीद कर बेच भी सकते हैं। Agree on the replacement of goods provided the market value of the replaced goods does not exceed the market value of the original salam subject matter. अब अगर इस मामले का ये होगा कि वो चीज नहीं अवेलेबल है, उसने डिलीवरी उससे कहेंगे जी कोई और चीज इसके साथ मिलती जुलती है, आप मार्केट से हमें परचेज करके दे दें, लेकिन वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू में डिफरेंस ना आए। क्वालिटी रिस्क, अगेन कस्टमर जो डिलीवर करता है वो डिफेक्टेड है या इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं। इन दिस केस आप रिजेक्ट करेंगे डिलीवरी को या फिर एक्सेप्टेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। एक तो तरीका है रिजेक्ट कर देंगे, नहीं भाई जो चीज डील हुई थी वो दें, या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन कहिए क्योंकि इसकी प्राइस कम थी, ये उस प्राइस में नहीं था जिसमें मैंने एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल मांगा था, तो इसके लिए तुम मुझे कुछ पैसे वापस करोगे इसमें से। प्राइस रिस्क, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है मार्केट में प्राइस ऊपर जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट में प्राइस नीचे चली जाए, प्राइस तो कहीं भी जा सकती है। बैंक इसको हेज करना चाहता है, इसीलिए पैरेलल सलम करता है यूजुअली। तो पैरेलल सलम इसका पर्पस भी यही है कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो, उससे पहले पैरेलल सलम करके हम अपने पैसे रिकवर कर लें और कमोडिटी के साथ एक्सचेंज कर दें बाद में। सो द मार्केट प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डिक्रीजेस आफ्टर एमबीएल एंटर्स इनटू अ सलम एग्रीमेंट। तो कोई भी बैंक जब एंटर कर जाता है सलम एग्रीमेंट के अंदर तो प्राइस गिर जाती है। इन दिस केस पैरेलल सलम और प्रॉमिस टू परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वुड बी यूजफुल, कि या तो पैरेलल सलम कर लें खरीदने का, फिर बाद में सेल करने का, आपके पैसे भी रिकवर हो गए, कमोडिटी इक्वल होगी, वो एक्सचेंज हो जाएगी, या फिर किसी से प्रॉमिस लेने के भाई मैं इतने में तुमसे परचेज करूंगा। नेक्स्ट कम्स इन स्टोरेज रिस्क। अगेन गुड्स जो है उनको बैंक के पास स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं आती, या हर बंदे के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होगी हर टाइप के गुड्स के लिए। ठीक है। So the goods once delivered by the customer remain a risk until sold to the ultimate purchaser. अब उसको नुकसान हो जाए, पड़े खराब हो जाए, फ्लड आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, अगेन तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर कि तकफ़ुल करवा ले। ठीक है। कि जो सलम की गुड्स हैं उनके लिए तकफ़ुल करवा ले, इस्लामिक इंश्योरेंस करवा ले, और मिनिमाइज द टाइम पीरियड बिटवीन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड डिलीवरी टू द अल्टीमेट परचेजर। तो जिसको फाइनली बेचना है उस तक डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल कर दी जाए। Okay, can you stop the recording and restart it again?